हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। ये यूनिट 5 है सपोर्ट मटेरियल की। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होगी यानी होती है जब, कब होती है, एक वस्तु की उपयोगिता जो है अधिकतम कब होती है, जब वस्तु का उपयोग जो है, वस्तु का उपयोग अधिकतम होता है, सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है या औसत उपयोगिता अधिकतम होती है या सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए, एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, कब होगी अधिकतम, जब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की जो है शून्य होगी। ठीक है, शून्य, अगर उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य है तो यहाँ पर जो है उसकी अधिकतम कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता यहाँ पर क्या होगी, मात्रा में वृद्धि होने पर सदैव घटती है। यानी सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु की अतिरिक्त उपयोगिता से होता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु की अतिरिक्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, मात्रा में, जैसे कि यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता कहलाती है मात्रा में वृद्धि होने पर सदैव घटती है। अगर मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो है वो उपयोगिता घट जाएगी। यहाँ पर केवल कुल उपयोगिताओं के घटने पर घटती है या फिर घटती है किंतु सदैव धनात्मक रहती है, या फिर पहले बढ़ती है तथा उच्च बिंदु पर पहुंचने के पश्चात घटती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर होता है कि अगर आप देखिए, उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि एक गुणवत्ता उसकी, मतलब कोई वस्तु आप लेकर आए घर में और आपने उसको यूज किया, तो उस वस्तु ने आपको कितनी संतुष्टि दी है, वो जितनी संतुष्टि आपको प्रदान करेगी वो उसकी उपयोगिता है। मतलब यानी आप जितना, जिस वस्तु को खरीदने के बाद आप जितना उससे सेटिस्फाइड रहेंगे, उससे संतुष्ट रहेंगे, यानी उससे खुश रहेंगे, कोई भी शिकायत अगर नहीं होगी उस वस्तु के बारे में, तो वो जो वस्तु है उस वस्तु की उपयोगिता एकदम अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मात्रा में वृद्धि, अगर वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, यानी वस्तु की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो होने पर सदैव घटती है उपयोगिता। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ यहाँ उपयोगिता कैसे घटती है। देखिए, अब आप मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, और आपके पास एक घड़ी है, आप इसका यूज करते हैं, आप यहाँ पर कलाई पर इसको बांधते हैं और आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक घड़ी है, और अब बताइए, यहाँ पर आप जो है एक घड़ी का यूज करते हैं और आपके पास दूसरी घड़ी नहीं है, केवल एक घड़ी है, आप इसका रोज यूज करते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर आपके लिए उपयोगी है ये घड़ी? बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि आप इससे समय देखते हैं, रोज इसका यूज करते हैं। अब बताइए, अगर आपके पास एक घड़ी के पास जगह आपके पास दो घड़ी हो जाती हैं, ठीक है, दो घड़ी हो जाती हैं, तीन घड़ी हो जाती हैं, तो अब बताइए यहाँ पर इन घड़ी की उपयोगिता रहेगी ज्यादा? पहले बताइए, एक घड़ी की उपयोगिता रहेगी ज्यादा होगी या तीन घड़ियों की उपयोगिता ज्यादा होगी? यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आपके पास सामान एक है तो उसको आप ज्यादा वैल्यू दोगे। अगर आपके पास बहुत सारा सामान हो जाता है, वही चीज बहुत सारी हो जाती है, तो आप उसे वैल्यू नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी उपयोगिता जो है घटती है। यानी अगर वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो सदैव जो उसकी उपयोगिता होती है ना, वो हमेशा सदैव घट जाती है। ठीक है, उपयोगिता क्या होती है? घट जाती है यहाँ पर। तो आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा ये क्या है। यहाँ पर जो है सीमांत उपयोगिता कैसे होती है, जब वस्तु की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो उसकी अतिरिक्त उपयोगिता घट जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है जब, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी? जब बताइए कब मिलेगी? वस्तु की कीमत निम्न होगी, जब वस्तु की कीमत कम होगी, या कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, या कुल उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के समान होगी, या वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के समान होगी। तो यहाँ पर इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जब ये क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हों तो आपको सबसे पहले मेन फोकस जो करना होता है वो आपको एक क्वेश्चन पर करना है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है।
कब होती है, एक उपभोक्ता होता है उसको अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होगी। आप देखिए वस्तु की निम्न जो है कीमत निम्न हो, अगर वस्तु की कीमत यानी वस्तु सस्ते में मिल जाए तब होगी अधिकतम, तब तो अधिकतम तो नहीं होगी, अधिकतम की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुल उपयोगिता अधिकतम हो, अगर उसकी कुल उपयोगिता ही अधिकतम हो तो संतुष्टि क्या प्रदान करेगी, अधिकतम। अब देखिए यहाँ पर कुल उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई और उपयोगिता के समान हो, यानी मुद्रा के रूप में जो त्यागी गई है उसके समान हो, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो है, अंतिम इकाई जो कोई वस्तु होती है उसकी अंतिम इकाई से जो मिलती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप क्या करते हैं ना, यहाँ पर आप देखिए एक कोलगेट यूज करते हैं, मान लीजिए ये कोलगेट है और यहाँ पर आप एक कोलगेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कोलगेट यूज खत्म होने के बाद, ये कोलगेट खत्म होने के बाद आपके पास ये यहाँ पर इसका बॉक्स रह जाता है, यहाँ पर इसका जो है ये जो इसमें कोलगेट था वो रह जाता है। अगर ये कोलगेट का डब्बा ये जो है, अगर ये भी आपके काम आ जाता है, ये भी आपको उपयोगिता दे देता है, तो इसका मतलब है कि इसकी अतिरिक्त उपयोगिता आपको मिली है। कोलगेट तो मिला ही सही, और साथ में आपको जो है इसके जिसमें ये रखा जाता है उसका भी यूज कर लिया आपने, यानी अंतिम वस्तु की इकाई से मिलने वाली उपयोगिता और मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के समान है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है, ठीक है। एक उपभोक्ता है यहाँ पर दो वस्तुओं का उपभोग करता है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। एक उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में होगा, कब होगा, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान हो, अगर दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान होगी, दो वस्तुओं की कुल उपयोगिता समान होगी, ऑप्शन नंबर डी है, सी है जो है, दो वस्तुओं की कीमत समान होगी, या प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता समान होगी। तो एक उपभोक्ता कब संतुष्ट होगा, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता समान होगी, तो आपका जो है उपभोक्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तब क्या होगा, कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो क्या होगा यहाँ पर कि जब आपने देखा था, क्या देखा था आपने ये देखा था जब कुल उपयोगिता, आपने यहाँ पर समझा था कि कुल उपयोगिता जब ऋणात्मक होती है, यानी ऋणात्मक चली जाती है कुल उपयोगिता, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सीमांत यानी कुल उपयोगिता आपकी घटती है। क्या, जब आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता आपकी घटती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ये वाला आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु की कीमत शून्य है तो उपभोक्ता यानी उपभोग करेगा या नहीं, ठीक है। तो यानी अगर एक वस्तु की कीमत जो है शून्य है तो एक तो उपभोक्ता उपभोग करेगा वस्तु की असीमित मात्रा का, यानी बहुत सारी मात्रा का यूज कर लेगा। अगर एक वस्तु की कीमत शून्य है, जीरो कीमत है, फ्री में आपको कोई वस्तु मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है असीमित मात्रा उपयोग करेंगे, यानी जितना यूज कर सकते हैं, सारी जितना आप यूज कर सकते हैं उसे उतना करेंगे। या आप क्या करेंगे, जब तक सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगी तब तक करेंगे, जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो तब तक करेंगे, या यहाँ पर जब तक कुल उपयोगिता शून्य हो जाए तब तक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु आपको क्या मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो कीमत उसकी शून्य है, तो उपभोक्ता यानी आप उपभोक्ता हैं और आप उपभोग करना चाहते हैं, तो कब तक करेंगे उपभोग उसका, तो यहाँ पर कब तक करेंगे, यहाँ पर जब तक कि सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो जाए, यानी जो अतिरिक्त उपयोगिता उससे मिल रही है, सीमांत उपयोगिता देखिए कुल उपयोगिता तो उसकी खत्म हो ही जाएगी, लेकिन उसकी सीमांत उपयोगिता, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है वो उसकी जब तक खत्म नहीं हो जाती है, जब तक आप जो है यहाँ पर जो है उसका उपभोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक वस्तु की स्थिति में निम्न में से कौन सी शर्त उपभोक्ता संतुलन के लिए अनिवार्य है, यानी एक उपभोक्ता जो है इनमें से कौन सी शर्त सही है, कौन सा समीकरण सही है जिससे कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहता है। तो कौन सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वस्तु ये रहा और ये रहा, तो यहाँ पर इस तरह से इनको करेंगे तो यहाँ प्राइस आ जाएगा,
तो इस तरह से ये वाला समीकरण सही है। आपने कौन सा समीकरण पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था कि ये वाला पढ़ा था, या फिर आपने ये वाला पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह का कोई समीकरण नहीं था। यहाँ पर अगर आप इसको बी वाले को ध्यान से देखें, बी वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, मैं प्राइस से भाग करना था, मुझे क्या मिला था, कोई भी वस्तु हो MUX, उसकी कुल उपयोगिता और उसकी कुल प्राइस से भाग कर दिया जाता था कीमत से। तो मैंने क्या फॉर्मूला रहा, क्या फॉर्मूला था, यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर P आ जाएगा, और ऊपर जो है यहाँ पर MU जो है X होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला गलत हो गया, तो यहाँ पर अगर इसको लेके आएंगे तो MUX ऊपर आएगा, नीचे PX आएगा और इक्वल टू हो जाएगा MUX M। तो यानी इसकी जो है कुल उपयोगिता हो जाएगी, ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उपभोक्ता संतुलन के सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन पर पहुंचने के लिए कर सकता है, क्या करेगा, एक उपभोक्ता संतुलन जो है, यानी एक उपभोक्ता है वह अपने संतुलन स्तर पर पहुंचना चाहता है तो वह क्या कर सकता है, एक वस्तु की कीमत में कमी कर सकता है। उपभोक्ता संतुलन के स्तर में पहुंचना चाहता है तो एक उपभोक्ता क्या करेगा, ये वस्तु की कीमत में कमी करेगा, या फिर उपभोक्ता की आय में वृद्धि करेगा, या फिर वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करेगा, या फिर दोनों वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा तरीका वो आजमाएगा जिससे कि वो यहाँ पर क्या कर सके, यहाँ पर जो है उपभोक्ता जो है संतुलन सिद्धांत के अनुसार एक उपभोक्ता जो है संतुलन की स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ पर जो है एक वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, मात्रा में परिवर्तन कर देगा, इससे क्या होगा, इसकी जो है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वह पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए एक उपभोक्ता के असंतुलन की स्थिति यहाँ पर ये होगी, कैसे होगी, पैदा होती है, कब होती है असंतुलन की स्थिति। देखिए संतुलन कब होता है, जब जो है MUX जो और PX जो है एक वस्तु की उपयोगिता, कुल उपयोगिता और उसका प्राइस से भाग करते हैं, इक्वल टू आता है दूसरी वस्तु की उपयोगिता और उसका प्राइस जो है कीमत होती है उनसे भाग करेंगे, और ये दोनों इक्वल आते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं संतुलन। ठीक है, लेकिन असंतुलित स्थिति में क्या होता है, एक वस्तु में ज्यादा होती है और दूसरी वस्तु कम होती है, तो यहाँ पर असंतुलित हो गया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी जो है एक उपभोक्ता के असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, कब होती है ऐसी स्थिति, ये वाली स्थिति जो है कब आएगी, ये वाली स्थिति कब आएगी, ये वाली जो स्थिति आएगी यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए है, X वस्तु के उपभोग में वृद्धि करने पर आएगी, या फिर Y वस्तु की कीमत में कमी करने के कारण आएगी, या X वस्तु की कीमत में वृद्धि करने के कारण आएगी, Y वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण आएगी। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ पर Y की कीमत बढ़ा देता हूं तो ये अपने आप इधर का कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं Y की कीमत में वृद्धि कर दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं Y की कीमत कम कर देता हूं तो ये मतलब यहाँ पर वृद्धि कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, तो ये देखिए कितना भी बड़ा नंबर हो मतलब ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब जैसे ये कम होगा तो ये अपने आप जो है ये Y की वस्तु ये इसके बराबर नहीं आएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी उपयोगिता। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में, यानी उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन होगा जब, यानी दो वस्तुओं में अभी आपको बताया अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर ये संतुलन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन कहाँ पर बराबर है मेरे पास, ये देखिए ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये PMUX और PX ये ठीक है, MUY और ये भी ठीक है, और इक्वल टू MUM। तो यहाँ पर मुझे यही वाला ऑप्शन दिख गया, सीधा मेरे को यहाँ पर ये दिख गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, एक उपभोक्ता के बजट सेट की संख्या होती है, एक उपभोक्ता जो होता है उसके बजट सेट की संख्या क्या होती है, असीमित होती है लेकिन बजट रेखा के भीतर रहती है, असीमित होती है या उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, ठीक है, या सीमित रहती है वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, या फिर सीमित होती है वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। तो ये वाला पॉइंट जो है सारे पॉइंट को कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ये सारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देखते हैं कि एक उपभोक्ता के बजट सेट
की संख्या होती है, यानी एक बजट बनाता है एक उपभोक्ता, वो सेट बनाता है बजट का, तो उसकी जो है क्या होती है उसकी उपयोगिता, यानी एक उपभोक्ता के बजट सेट की संख्या क्या होती है, तो संख्या कैसे होगी, यहाँ पर सीमित होगी और वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करेगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है, अनादिमान वक्र की क्या है विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है, उच्च तटस्थता जो है वक्र संतुलित यानी संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है दर्शाता है। तो तटस्थता क्या होता है, ये अनादिमान वक्र का ही दूसरा नाम है तटस्थता वक्र। ठीक है, अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं। मतलब हमने कौन सारी विशेषताएं पढ़ी थी, कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी थी, हमने ये देखा था यहाँ पर जो है अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं, ये पढ़ा था या नहीं, देखिए आप याद कीजिए। देखिए यहाँ पर और पॉइंट देखते हैं तो आपको याद आएगा, अनादिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, ये हमने पढ़ा था, कभी भी अनादिमान वक्र जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर उच्च तटस्थता वक्र जो है संतुष्टि का ऊंचा स्तर दिखाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है, तो यानी ये भी होता है। अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है, मतलब ये वाला पॉइंट हमने कवर ही नहीं किया, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है और हमें बताना है नहीं होती है कोई विशेषता, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा वैयक्तिक मांग का निर्धारक नहीं है, तो वैयक्तिक मांग का निर्धारक नहीं है, कौन सा वैयक्तिक मांग क्या होती है, एक व्यक्ति की जो मांग होती है उसे वैयक्तिक मांग कहते हैं, यानी बहुत सारे व्यक्ति अगर मांगेंगे, यानी जो बहुत सारे व्यक्तियों को कोई चीज चाहिए तो वो जो है एक व्यक्ति के समूह द्वारा मांगी गई मांग है, लेकिन यहाँ पर जो है वैयक्तिक मांग से आशय है, अभिप्राय है कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति के माध्यम से मांगी गई आय है वैयक्तिक मांग। ठीक है, व्यक्तिगत मांग होती है, निर्धारण नहीं किया जाता, यानी कौन सा जो किसके द्वारा हम व्यक्तिगत मांग का जो है निर्धारण नहीं कर सकते, आय का वितरण द्वारा, आय के वितरण द्वारा या वस्तु की कीमत द्वारा, उपभोक्ता की आय द्वारा या फैशन या प्राथमिकताएं द्वारा। तो यहाँ पर जो है फैशन भी करता है, प्राथमिकताएं जो है इनके द्वारा भी जो है व्यक्तिगत मांग होती है, लेकिन यहाँ पर आय का वितरण जो है इसके द्वारा नहीं होती है। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक उपभोक्ता कीमत के कम होने पर अधिक मात्रा की मांग करता है। ठीक है, यानी एक उपभोक्ता जो है अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी उपभोक्ता कीमत कम होने पर, एक वस्तु की अगर कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या चाहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं उसे मिल सकें, क्योंकि कुल उपयोगिता बढ़ती है तथा कीमत से अधिक हो जाती है, ये है इसका कारण, या फिर सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है ये कारण है, या फिर ये है कीमत से कम होने से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, या कीमत के कम होने से सीमांत उपयोगिता भी घट जाती है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, एक उपभोक्ता कीमत में कम होने पर, यानी कीमत के कम होने पर अधिक मात्रा की मांग करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होगा, सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है। जो सीमांत उपयोगिता है यहाँ पर वो क्या होगी, कीमत से अधिक होगी। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो अगर उसे सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है तो वस्तु को खरीद लेगा। और सीमांत उपयोगिता होती क्या है, सीमांत उपयोगिता एक ऐसी उपयोगिता है जो कि यानी जो कि वस्तु को वस्तु की अतिरिक्त उपयोगिता को प्रदर्शित करती है, यानी वस्तु की जो अतिरिक्त उपयोगिता होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। चलिए देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। हमने क्या देखा था, डिमांड जो है, मांग वक्र किस तरह से बना था हमारा, मांग वक्र इस तरह से कुछ ऐसे बना था, इस तरह से हमारा मांग वक्र बना था, और ये कहाँ खिसक रहा था, दाईं ओर खिसक गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दाईं ओर खिसक जाता है, तो वस्तु की कीमत में कमी हो, यानी वस्तु में कीमत में कमी हो तभी दाईं ओर खिसकता है, या फिर स्थापन्न जो है वस्तु की कीमत में कमी हो जाए। स्थापन्न क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जिसको एक अन्य वस्तु के स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, उसका यूज कर सकते हैं। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, या फिर क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जो है मांग वक्र दाईं ओर कब खिसकेगा, जब मांग बढ़ जाएगी, और मांग वक्र बाईं ओर नीचे की तरफ कब आएगा, जब मांग कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर क्रेताओं की संख्या जो है, यहाँ पर क्या होगा, क्रेताओं की संख्या अगर मैं बढ़ा देता हूं
क्रेताओं की संख्या बढ़ा देता हूं तो यहाँ पर जो है ये दाईं ओर खिसक जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो यहाँ बिकने जो है सामान बिकेगा ज्यादा और मांग बढ़ेगी। एक वस्तु की मांग की कीमत लोच, यहाँ पर देखिए एक वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या है हमारी, यहाँ पर जो है -2.5 है। वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक, इसकी मांग की कीमत लोच कितनी है ये, और 20% की क्या होती है इसमें वृद्धि हुई। मांग की कीमत लोच में यानी मांग की कीमत मात्रा में क्या लिखा है, ये मांग की मात्रा में जो है परिवर्तन होगा। मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, ये देखिए जो मांगी गई मात्रा है उसमें क्या परिवर्तन होगा, 15 इकाइयों में कमी आएगी, यानी 15 इकाइयों की कमी होगी, 50 इकाइयों में वृद्धि होगी, या फिर हमारा 50% की कमी होगी या 8% की कमी होगी। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 50 इकाइयों में वृद्धि होगी। इस तरह ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक उपभोक्ता एक दिष्ट अधिमान यानी दिष्ट अधिमान है, ठीक है, दिष्ट अधिमान है, वह किस बंडल यानी संयोज को सबसे अधिक प्राथमिकता देगा। वस्तु x यानी x वस्तु की 4 इकाइयां तथा वस्तु y की जो है 6 इकाइयां, वस्तु x की 5 इकाइयां तथा वस्तु x की जो है 5 इकाइयां, और वस्तु x की 5 इकाइयां, वस्तु y की 6 इकाइयां, वस्तु x की जो है 4 इकाइयां तथा यहाँ पर वस्तु y की 5 इकाइयां। तो कौन सा सही है इसमें से, यानी किसको प्राथमिकता देगा उपभोक्ता, अगर दिष्ट मान है, दिष्ट अधिमान है तो वो किसको प्राथमिकता देगा, दोनों को ही बराबर प्राथमिकता देगा, यानी x को भी बराबर देगा और यहाँ पर y को भी बराबर देगा। तो 5-5 इकाइयां दोनों की खरीदेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक उपभोक्ता के अनिधिमान वक्र की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या क्या होती है, अनधिमान वक्रों की जो है असीमित संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक उपभोक्ता के अनधिमान वक्र की अधिकतम संख्या क्या कह सकते हैं, उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि स्तर तक होती है, और या फिर उपभोक्ता के बजट रेखा पर निर्भर करती है, उपभोक्ता के विभिन्न बजट सेट के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर अनधिमान वक्र की जो है संख्या असीमित होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, 19 यानी मांग वक्र का ढाल जो है शून्य है, मांग की लोच है। तो मांग वक्र का ढाल शून्य होगा तो मांग की लोच क्या होगी, मांग की लोच शून्य, मांग की लोच जो है शून्य है, या मांग की लोच बेलोचदार है, मांग की लोच अनंत है, या मांग की लोच लोचदार है। तो क्या होगी यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मांग वक्र, यहाँ पर क्या होगा, मांग वक्र जो है हमारा क्या है, तो यहाँ पर जो मांग वक्र है ये मांग वक्र का ढाल शून्य है तथा मांग की लोच है, ठीक। तो यहाँ पर मांग वक्र का ढाल शून्य होगा, मांग वक्र बिल्कुल शून्य हो जाएगा, ठीक है। मांग की लोच क्या हो जाएगी, मांग की लोच हो जाएगी आपकी यहाँ पर अनंत, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, निम्न में से जो है कौन सा मांग की लोच निर्धारित कारक नहीं है। मांग की लोच को निर्धारित करने वाला कारक नहीं, वस्तु की प्रकृति, वस्तु के उपभोग की संख्या, या यहाँ पर आपका विस्थापन, वस्तु की उपलब्धता, वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो निम्न में से कौन सा जो है मांग की लोच निर्धारक नहीं है, कौन नहीं करता, यहाँ पर वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है मांग की लोच को निर्धारित नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने कौन सा कवर कर लिया, यहाँ पर हमने 5 यूनिट के माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 के जो है सारे जो है एमसीक्यू, यहाँ पर 20 एमसीक्यू जो हैं हमने डिस्कस किए और हमने इसको देखा अच्छे से। तो अगले आने वाली वीडियो में जो है हम आगे इसका टॉपिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।